Hello, students. Welcome to Talent Academy. Now, today we will be talking about interesting chapter that no one hates this chapter. A chapter for no haters, most demanded chapter, and we can see that most awaited chapter, that is reproduction. Yes, human reproduction in detail. So, hope you will like this lecture. So, let's get started. हम लोग रिप्रोडक्शन ह्यूमन का रिप्रोडक्शन पढ़ेंगे। हमारा लाइफ आज जो भी हम है वो रिप्रोडक्शन का ही रिजल्ट है। मतलब रिप्रोडक्शन का क्या सिग्निफिकेंस है, क्या इंपॉर्टेंस है। तो रिप्रोडक्शन होने से हमारा कंटिन्यूटी ऑफ लाइफ होता है। मतलब हम लोग का रेस मेंटेन रहता है कि ह्यूमन आज से जो चला आ रहा आगे भी चला आएगा। ठीक है, तो हर इंडिविजुअल का ये एक रिस्पॉन्सिबिलिटी होता है कि वो अपना जीन को ट्रांसफर करे इनटू द नेक्स्ट जनरेशन, जिससे कि उसका नेक्स्ट जनरेशन भी आए, फिर फर्दर आए, है ना। तो ये सब मतलब रिप्रोडक्शन होता है। रिप्रोडक्शन एसेक्सुअल भी होता है, सेक्सुअल हो सकता है। तो सेक्सुअल में हम लोग प्लांट का रिप्रोडक्शन हम लोग देख चुके हैं। आज हम लोग ह्यूमन का रिप्रोडक्शन देखेंगे, ठीक है, बाय निरंजन्स बायोलॉजी। ठीक है, तो हम लोग देख रहे हैं कि इसमें हम लोग पढ़ेंगे क्या, है ना। टॉपिक्स टू बी कवर्ड, हम लोग कौन कौन से टॉपिक कवर करेंगे। तो हम लोग पढ़ेंगे इंट्रोडक्शन, ठीक है, कि मतलब रिप्रोडक्शन में कितना पार्टनर का जरूरत है ना, कितना पेरेंट इन्वॉल्व है, कब रिप्रोडक्शन कर सकते हैं, ये सब। फिर हम लोग आज का जो हम लोग क्लास रहेगा वो मेनली फोकस्ड ऑन मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम। ठीक है, हम लोग किसके बारे में आज का क्लास, हम लोग का मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम, इसी को हम लोग डिटेल में पढ़ने वाले हैं। तो सेकंड हम लोग मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम, उसके बाद वाला लेक्चर जो रहेगा वो फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम रहेगा। फिर उसके बाद जो लेक्चर होगा वो गैमेटोजेनेसिस और मेंस्ट्रुअल साइकिल, और साथ में हम लोग इंसेमिनेशन भी कर लेंगे। ठीक है, उसके बाद हम लोग का जो लेक्चर रहेगा वो एक दिन में भी हो सकता है, देखेंगे, है ना, या 2 दिन में भी हो सकता है। ठीक, तो हम लोग का मेनली ये 5 दिन का कम से कम ये लेक्चर होने वाला है। तो आज हम लोग पढ़ने वाले हैं मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम। ठीक है, तो मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में मेल के बारे में देखेंगे कि मेल में कहाँ गेमिट बनेगा, कहाँ स्पर्म बनेगा, है ना। उसे फीमेल में देखेंगे फीमेल का गेमिट कहाँ बनता है और स्पर्म कहाँ बनता, सॉरी, फीमेल में ओवम कहाँ बनता है। ठीक है, उसके बाद हम लोग देखेंगे जो स्पर्म बनता है उसका भी प्रोसेस होता है, उसको स्पर्मेटोजेनेसिस बोलते हैं। मतलब इसमें क्या बनेगा, गेमिट बनेगा, तो गेमिट का फॉर्मेशन को गेमिटोजेनेसिस बोलते हैं। तो अगर स्पर्म बनेगा मेल में तो उसको बोलेंगे स्पर्मेटोजेनेसिस। इसका दूसरा टाइप ओजेनेसिस। ओजेनेसिस का मतलब होता है कि फॉर्मेशन ऑफ ओवम। अगर ओवम बनेगा तो ओजेनेसिस, स्पर्म बनेगा तो स्पर्मेटोजेनेसिस, दोनों को मिला देंगे तो गेमेटोजेनेसिस। ठीक है, जेनेसिस वर्ड मीन्स फॉर्मेशन, स्पर्म मीन्स स्पर्म, है ना, ओ मतलब ओवम और जेनेसिस मतलब फॉर्मेशन। ठीक है, चलिए, मेंस्ट्रुअल साइकिल फीमेल में होगा और इसको रिप्रोडक्टिव साइकिल बोलेंगे। इसको हम लोग डिस्कस करेंगे, बहुत इंपॉर्टेंट साइकिल है। उसके बाद हम लोग ट्रांसफर ऑफ गेमिट देखेंगे, है ना। ट्रांसफर ऑफ गेमिट, जैसे हम लोग पोलिनेशन देखे थे इन केस ऑफ प्लांट, तो हम लोग का जो मेल गेमिट है वो फीमेल के पास कैसे जाएगा, तो वो ड्यूरिंग कोइटस सेक्स इंटरकोर्स, ये हम लोग बोल सकते हैं, वो प्रोसेस से जाएगा, मतलब उस मेथड से जाएगा, और उस प्रोसेस को हम लोग बोलते हैं इंसेमिनेशन। मतलब इसमें ट्रांसफर होगा मेल गेमिट फ्रॉम मेल टू फीमेल जेनाइटल ट्रैक्ट, मतलब वेजाइना। ठीक है, तो उसी को बोलते हैं इंसेमिनेशन। देन जब मेल और फीमेल गेमिट चला गया तो ये दोनों क्या होगा, फ्यूज होगा और जाइगोट बनेगा, उसको हम लोग बोलते हैं फर्टिलाइजेशन। फर्टिलाइजेशन हो गया तो एक सेल जाइगोट बना, अब उसका डेवलपमेंट होगा, 2 सेल, 4 सेल, 8 सेल, ऐसा होते जाएगा। ठीक है, कैसे होता है हम लोग सब देखेंगे। तो उसके बाद इम्ब्रियो बनेगा, तो इम्ब्रियो को खाना चाहिए, तो पहले वो मदर से इम्प्लांट होगा, प्लेसेंटा का फॉर्मेशन होगा, न्यूट्रिशन मिलेगा, प्रेगनेंसी होगा, है ना। ठीक है, प्रेगनेंसी होगा। वेट कीजिएगा 1 मिनट, यहाँ पर इसको हम लोग एक नया टॉपिक बना देते हैं। ठीक है, ध्यान दीजिएगा थोड़ा सा। अच्छा, ये एक साथ आ गया है, हम इसको बता ही दे रहे हैं। इसमें जो प्रेगनेंसी हम लिखे हैं ये अलग होगा, प्रेगनेंसी पीरियड हम लोग देखेंगे, गेस्टेशन पीरियड, और उसके बाद इम्ब्रियो कैसे डेवलप करता है ये अलग हो गया। इसको हम लोग 10 बोलना चाहिए था, इसको 11 बोलेंगे और इसको 12 बोलेंगे। ठीक है,
तो प्रेगनेंसी होगा, फिर एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट देखेंगे, 9 मंथ का होगा, है ना, ठीक है। प्रेगनेंसी पीरियड, एम्ब्रियोनिक कैसे एम्ब्रियो डेवलप किया, हाथ कैसे आता है, हेड कैसे आता है ना, ब्रेन कैसे आता है, हार्ट कैसे आता है, तो हम लोग कब कौन से मंथ में आता है उसके बारे में हम लोग इसमें बात करेंगे। पर्चुरेशन मतलब डिलीवरी, अब सब डेवलप हो चुका है, एम्ब्रियो फीटस फुल्ली फॉर्म फीटस हो चुका है, रेडी टू डिलीवर, तो उसको क्या करना होगा, डिलीवरी होगा, उसी प्रोसेस को बोलते हैं पार्चुरेशन। और उसको फिर बाद में न्यूट्रिशन चाहिए, मदर का मिल्क फीड करना है तो लैक्टेशन उसको बोलेंगे। तो इतना चीज हम लोग का ये ह्यूमन रिप्रोडक्शन में टॉपिक्स है, तो हम लोग देखेंगे। तो आज हम लोग मेनली इंट्रोडक्टरी पार्ट एंड मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम के बारे में देखते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में कौन कौन सा इवेंट्स होता है उसको हम लोग तुरंत देख लेते हैं कि फर्टिलाइजेशन मतलब मैरिज, है ना, जाइगोट बनने से पहले वाला इवेंट को प्री फर्टिलाइजेशन इवेंट बोलेंगे, और जाइगोट बनने के बाद वाला इवेंट को बोलते हैं पोस्ट फर्टिलाइजेशन इवेंट, मतलब शादी के बाद वाला, है ना, और ये शादी से पहले वाला। तो याद रखिएगा, शादी से पहले वाला मतलब प्रिपरेटरी फेज, मतलब उस समय गेमिट बनेगा। क्या बनेगा? गेमिट। तो सबसे पहला हम लोग बात करेंगे गेमिट बनेगा, ठीक है। इससे पहले हम लोग एक चीज और देख लेते हैं, ठीक है। तो ह्यूमन क्या होता है? ह्यूमन क्या होता है याद रखिएगा, ह्यूमन होता है सेक्सुअली रिप्रोड्यूसिंग, मतलब ह्यूमन सेक्सुअल रिप्रोडक्शन करना पसंद करता है। मतलब 2 पेरेंट इन्वॉल्व होगा इसमें। कितना पेरेंट इन्वॉल्व होगा? तो इसमें 2 पेरेंट इन्वॉल्व होगा। क्या हो रहा है? ठीक है, कितना पेरेंट इन्वॉल्व होगा? 2, मतलब एक मेल पेरेंट होगा एंड एक फीमेल पेरेंट होगी, है ना। इसीलिए सेक्सुअल रिप्रोडक्शन करता है। ये वीवी पेरस है। वीवी पेरस मतलब जब इसका यंग वंश, मतलब इसका जब बच्चा होगा, नेक्स्ट जनरेशन होगा, तो वो अंडा नहीं होगा, वो यंग वंश में ही जन्म लेगा। मतलब जैसा ह्यूमन दिख रहा है वैसे ही डायरेक्ट जन्म लेगा। तो हम लोग बोल सकते हैं कि प्रोड्यूस यंग वंश, वैसे ऑर्गेनिज्म को वीवीपेरस। अगर अंडा देने वाला ऑर्गेनिज्म रहता है तो उसको ओवीपेरस बोलते हैं, ठीक है। चलिए, तो रिप्रोडक्टिव इवेंट कब स्टार्ट होता है? गेमिट कब बना पाता है? कोई बच्चा छोटा है तो वो गेमिट बना पाएगा? नहीं, उसका एक एज होता है ना। जैसे 13 से 14 साल में उसका प्यूबर्टी आता है ना। अगर मेल बोले तो 14 ईयर्स, है ना, आजकल थोड़ा सा कम भी होते जा रहा है। तो 14 ईयर्स से वो इस मतलब गेमिट बनाना स्टार्ट कर देगा। उसका सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर्स डेवलप होगा, है ना, मूंछ आएगा, है ना, उसका मसल्स गेन होगा, मेल लाइक वॉइस आएगा, अगर फीमेल है तो फीमेल लाइक वॉइस आएगा, एनलार्जमेंट ऑफ ब्रेस्ट होगा फीमेल में, है ना। मतलब जो चाइल्ड वाला फेज से अब वो थोड़ा थोड़ा मतलब एडल्ट वाला हार्मोन्स, मतलब उसमें चेंजेस होने लगेगा, उसका बॉडी में क्या होगा, चेंजेस होने लगेगा। तो उसी को बोलते हैं प्यूबर्टी। तो उसी समय गेमिट का फॉर्मेशन होता है। तो रिप्रोडक्टिव इवेंट्स अकर आफ्टर प्यूबर्टी। जैसे प्यूबर्टी अटेंड हो जाएगा 13 साल इन केस ऑफ फीमेल और 14 साल इन केस ऑफ मेल, उसके बाद क्या होगा कि मतलब ये गेमिट बनाना स्टार्ट कर लेगा। मतलब वो अब रिप्रोडक्शन में पार्टिसिपेट कर सकता है, ठीक है। मतलब इमेच्योर स्टेज है, बट 18 साल 20 साल के बाद वो मतलब फीमेल प्रेगनेंसी को सह सकती है, ठीक है। अब देखो कि स्पर्म फॉर्मेशन, मतलब मेल में स्पर्म फॉर्मेशन हमेशा होता है लाइफ टाइम, बट फीमेल में ओवम का फॉर्मेशन स्टॉप हो जाता है, ठीक है। कब स्टॉप हो जाता है? 50 ईयर्स तक। मतलब मेल हमेशा स्पर्म बना सकता है, बट फीमेल का लिमिटेशन है, क्योंकि फीमेल को बेबी को कंसीव भी करना पड़ता है, तो उसको बहुत एनर्जी पे करना होता है। तो इसीलिए नेचर उसको 50 ईयर्स तक ओवम बनाने के लिए रखा गया। ये ग्रेजुअल प्रोसेस है, सब में 50 नहीं हो सकता, किसी में 45 भी हो सकता है, किसी में 55 भी हो सकता है ना, इस बीच के ही अंदर रहेगा, तो हम उसको 50 बोल दिए, ठीक है। मेल भी अगर पूरा लाइफ टाइम बना रहा है तो इसका मतलब ये नहीं है कि वो 100% उसका स्पर्म जितना काउंट होना चाहिए उतना ही ओल्ड मैन में हो, नहीं, धीरे धीरे स्पर्म का काउंट कम होते जाता है। तो एक सर्टेन एज में ही मैरिज करना सबसे अच्छी बात होता है, जिसमें 100% मतलब मेल और फीमेल गेमिट का फर्टिलाइजेशन होगा, तो 100% पे भी होगा। अदरवाइज कुछ हमको मतलब टेस्ट ट्यूब बेबी ये सब का सहारा लेना पड़ सकता है, ठीक है। तो एक सर्टेन एज में ही मतलब मैरिज करना चाहिए, ठीक। तो हम लोग इसी इवेंट को थोड़ा सा विस्तार से देखते हैं, तो ध्यान दीजिएगा। हाँ, प्री फर्टिलाइजेशन इवेंट में 2 इवेंट आएगा। क्या क्या इवेंट आएगा? 2 इवेंट। पहला इवेंट का नाम अगर हम बोले तो उसको बोलेंगे गेमिटोजेनेसिस। मतलब इसमें फॉर्मेशन ऑफ गेमिट होगा। फॉर्मेशन प्रोसेस ऑफ फॉर्मेशन ऑफ गेमिट्स इज कॉल्ड gametogenesis. Gametogenesis are of 2 types. In male, it is called spermatogenesis.
In case of female, it is called oogenesis. Spermatogenesis means formation of sperm. ठीक है, स्पर्म बनेगा और इसमें फॉर्मेशन ऑफ ओवम और वी कैन से एग. अगर एग बन रहा है तो उसको oogenesis बोलते हैं. गेमिट बन गया, रेडी हो गया, मेल का गेमिट, फीमेल का गेमिट, तो अब इसका क्या होगा, ट्रांसफर होगा मेल और फीमेल गेमिट, है ना, मेल और फीमेल गेमिट का ट्रांसफर होगा, तो उसको हम लोग बोलते हैं इंसेमिनेशन. इंसेमिनेशन, सीमेन को फीमेल में ट्रांसफर करना. अब हम लोग दो बात भी सीखेंगे कि स्पर्म और सीमेन में क्या अंतर है ना. ठीक है, तो हम लोग इसका अगर डेफिनेशन लिखे तो इसका डेफिनेशन होगा ट्रांसफर ऑफ स्पर्म मेल में बना है इनटू फीमेल रिप्रोडक्टिव, या इसको हम लोग बोलेंगे जेनाइटल, मतलब रिप्रोडक्टिव या जेनाइटल ऑर्गन, मतलब वेजाइना में ये ट्रांसफर होगा. ठीक है, उसको इंसेमिनेशन. स्पर्म चला गया फीमेल के बॉडी में, फीमेल में भी ओवम बन के रेडी है. अगर सेम टाइम होगा, सेम टाइम अगर होगा तो फर्टिलाइजेशन होगा, सेम टाइम नहीं होगा तो फर्टिलाइजेशन नहीं होगा. वो हम लोग मेंस्ट्रुअल साइकिल में पढ़ेंगे. ठीक है, अब हम लोग फर्टिलाइजेशन इवेंट में क्या होगा, तो हम लोग बात करते हैं फर्टिलाइजेशन में. फर्टिलाइजेशन होगा मतलब हम लोग बोल सकते हैं फ्यूजन ऑफ, प्रोसेस ऑफ फ्यूजन ऑफ मेल गेमिट, जिसको हम लोग बोले हैं स्पर्म, एंड फ्यूजन ऑफ, मतलब फ्यूजन ऑफ मेल गेमिट एंड फीमेल गेमिट, दैट इज एग और ओवम, इज कॉल्ड फर्टिलाइजेशन. इससे क्या बनेगा, तो इससे लीडिंग टू द फॉर्मेशन ऑफ जायगोट, है ना, जायगोट बनेगा. एक सेल का होता है जायगोट, डिप्लॉयड होता है क्योंकि हम लोग डिप्लॉयड ऑर्गेनिज्म, और गेमिट हमेशा हैप्लॉयड होता है, तभी तो n + n इज इक्वल टू 2n, मतलब 23 क्रोमोसोम होगा एक गेमिट में, दूसरे गेमिट में 23, दोनों मिलके 23 पेयर्स, मतलब 46 क्रोमोसोम होगा, जिसको डिप्लॉयड बोलते हैं. तो मैरिज हो गया, मतलब फर्टिलाइजेशन हो गया. अब ये लोग कहाँ जाएगा, पोस्ट फर्टिलाइजेशन इवेंट, दैट इज हनीमून, है ना. तो याद रखिएगा कि उसमें क्या होगा, तो इसमें जाइगोट का डेवलपमेंट होगा. तो इसमें बहुत सारा हम लोग देखेंगे, बहुत सारा चीज होगा. तो इसमें सबसे पहला क्लीवेज होगा. क्लीवेज का मतलब होता है ये डिवीजन फेज है. ठीक है, इसमें क्या होता है, जो जाइगोट है, ठीक है, ये डिवाइड करके मल्टी सेलुलर होते जाएगा. जाइगोट के बाद मोरूला स्टेज आएगा, मोरूला के बाद ब्लास्टूला आएगा, और यही इम्प्लांट करेगा, मतलब यही प्लेसेंटा बनाएगा. ठीक है, अब ब्लास्टूला के बाद इसमें ब्लास्टोसिस्ट भी लिख सकते हैं. इसके बाद गैस्ट्रूला स्टेज आएगा. ये सब मतलब जाइगोट का ही फर्दर मतलब डेवलपमेंटल स्टेज है ना. तो ये सब बनेगा. ठीक है, अब क्या होगा, क्लीवेज हो गया, ये सब फेलोपियन ट्यूब में होगा, है ना. फर्टिलाइजेशन फेलोपियन ट्यूब में हो. कहाँ होगा लोकेशन हम लोग जब पढ़ेंगे तब बताएंगे. दूसरा कि इसको यूटेरस में जाना होगा, मतलब इसको इम्प्लांट होना होगा मदर के बॉडी में, तो उस प्रोसेस को बोलते हैं हम लोग इम्प्लांटेशन. उसी समय ये प्लेसेंटा का फॉर्मेशन करेगा, प्लेसेंटेशन. ठीक है, और उसी के बाद यहाँ ऑर्गेन इसका बनने लगेगा, तो उसको बोलेंगे ऑर्गेनोजेनेसिस. ठीक है, ठीक है, इसको हम लोग फिर से कर लेते हैं, कोई दिक्कत नहीं है. थोड़ा सा इसमें टच कम, हाँ ठीक है, हो गया ऑर्गेनोजेनेसिस. ठीक है, बहुत सारा प्रोसेस होता है
जिसको हम लोग समझना पड़ेगा। बहुत सारा चीज़ हम लोग बीच में भी इंक्लूड कर सकते हैं, ऐसा नहीं है, बहुत सारा प्रोसेस होता है। तो देखिए प्लेसेंटेशन हो गया, अब इम्ब्रियो का फॉर्मेशन होगा तो इम्ब्रियो जेनेसिस बोल सकते हैं, इम्ब्रियो जेनेसिस, डेवलपमेंट एंड फॉर्मेशन ऑफ इम्ब्रियो। उसके बाद नक्शा बनेगा कि कहाँ कान होगा, कहाँ नाक होगा, ये सब है ना, तो उसको हम लोग बोलते हैं, उसको हम लोग बोलेंगे गैस्ट्रुलेशन। ठीक है, गैस्ट्रुलेशन का मतलब होता है फॉर्मेशन ऑफ 3 जर्म लेयर, 3 जर्म लेयर मतलब नक्शा, है ना। कौन सा जर्म लेयर से, 3 जर्म लेयर का नाम भी बता दे रहे हैं। एंडोडर्म सबसे पहला बनता है, फिर एक्टोडर्म बनेगा बाहर वाला लेयर, और सबसे बीच वाला लेयर को मीजोडर्म। कोई कोई टिश्यू या ऑर्गेन एंडोडर्मल इन ओरिजिन होगा, कोई एक्टोडर्मल, कोई मीजोडर्म। किचन कहाँ होगा, है ना, या आई कहाँ होगा, उस तरह से नक्शा इसमें पास होता है। ठीक है, उसके बाद 9th नंबर गैस्ट्रुलेशन हो गया, अब ऑर्गेन बनेगा, ऑर्गेनोजेनेसिस। ठीक है, ऑर्गेनोजेनेसिस के बाद क्या होगा, तो हम लोग बोलेंगे कि फीटस बन चुका है ना, रेडी टू डिलीवर, तो उसको हम लोग बोल सकते हैं अब पार्चुरेशन होगा। ठीक है, और उसके बाद क्या होगा, पार्चुरेशन मतलब डिलीवरी ऑफ द चाइल्ड। क्या लिख देते हैं, लिख देते हैं डिलीवरी होगा, डिलीवरी ऑफ चाइल्ड। देन क्या होगा 11th नंबर, दैट इज मिल्क का सिक्रीशन, इजैकुलेशन, है ना, लैक्टेशन। आफ्टर द बर्थ ही मिल्क फॉर्मेशन होता है ना, मतलब मिल्क का सिक्रीशन होता है। ठीक है, यहाँ तो कोई दिक्कत नहीं। तो हम लोग प्री फर्टिलाइजेशन इवेंट में आज हम लोग का केवल देखेंगे कहाँ गेमेट बनता है मेल का, बस इतना ही देखना और कुछ नहीं। इतना सारा चीज हम लोग को बहुत चीज पढ़ना है, फिर फर्टिलाइजेशन, फिर पोस्ट फर्टिलाइजेशन इवेंट देखेंगे। ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं। देखिए तो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में क्या क्या फेज होता है हम लोग बताएं, गेमेटोजेनेसिस जो प्री फर्टिलाइजेशन इवेंट में आता है, और एक बताएं हम लोग क्या बताएं, तो याद रखिएगा, उसको हम लोग बोल सकते हैं, उसको हम लोग बोल सकते हैं, लिख देते हैं हम इस कलर से, उसको इंसेमिनेशन बोले। ठीक है, ये दोनों प्री फर्टिलाइजेशन इवेंट। फिर फर्टिलाइजेशन आएगा, फिर पोस्ट फर्टिलाइजेशन में एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट होगा, फिर बेबी का बर्थ होगा। ठीक है, इस तरह से होगा। तो गेमेटोजेनेसिस का मतलब क्या होता है कि फॉर्मेशन ऑफ रिप्रोडक्टिव सेल या गेमेट्स, है ना। ठीक है, कैसे फॉर्म होता है हम लोग देखेंगे। फर्टिलाइजेशन का मतलब होता है फ्यूजन या यूनियन ऑफ मेल एंड फीमेल गेमेट्स। एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट मतलब ग्रोथ होगा, जाइगोट धीरे धीरे मोरुला, ब्लास्टुला, गैस्ट्रुला, ये सब स्टेज आएगा, है ना, डिफ्रेंशिएट करेगा। ठीक है, जाइगोट से मतलब फर्टिलाइज्ड एग। जाइगोट क्या होता है, एक फर्टिलाइज्ड एग होता है, मतलब मेल और फीमेल गेमेट का फ्यूजन, मतलब फर्टिलाइजेशन हुआ तब जाइगोट बना। ठीक है, ये हम लोग देख चुके हैं। अब हम लोग रिप्रोडक्टिव सिस्टम देखते हैं कहाँ होता है ना। ठीक है, मतलब मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम ये पेल्विक रीजन में होता है। पेल्विक मतलब लोअर एब्डोमेन, मतलब हिप रीजन में, है ना, तो हम लोग बोलेंगे पेल्विक रीजन। ठीक है, तो मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में क्या क्या पार्ट आता है ध्यान दीजिएगा। तो मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में इट कंसिस्ट ऑफ टेस्टिस, ठीक है, देन सेकेंड बोल सकते हैं हम लोग एसेसरी डक्ट, देन हम लोग बोल सकते हैं एसेसरी ग्लैंड, देन हम लोग बोल सकते हैं लास्ट पार्ट दैट इज पेनिस या एक्सटर्नल जेनाइटेलिया, एक्सटर्नल जेनाइटेलिया। ठीक है, अब देखिए टेस्टिस का स्पेलिंग ऐसा भी लिख सकते हैं हम लोग और ऐसा भी लिख सकते हैं, मतलब ES और IS दोनों में डिफरेंस ये होता है, ये सिंगुलर होता है और ये प्लूरल होता है। मतलब हम लोग बॉडी में 2 टेस्टिस हैं, तो हम लोग दोनों के लिए ऐसा यूज करेंगे, एक के लिए टेस्टिस बोलेंगे, प्लूरल के लिए यूज करते हैं। ठीक है, चलिए तो देखिए टेस्टिस क्या है, यही में स्पर्म बनता है ना, तो इसको बोलते हैं, इसको मेल गोनाड, क्या बोलेंगे, मेल का गोनाड है ना। इसको प्राइमरी सेक्स ऑर्गन बोलेंगे, प्राइमरी को 1 डिग्री भी लिखते हैं, प्राइमरी सेक्स ऑर्गन या प्राइमरी रिप्रोडक्टिव ऑर्गन। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं।
अब देखिएगा कि टेस्टिस दो फंक्शन करता है, ये स्पर्म का फॉर्मेशन करता है, इसके अलावा ये फॉर्मेशन करेगा हार्मोन्स का, प्रोडक्शन ऑफ टेस्टिकुलर हार्मोन, जिसको हम लोग बोलते हैं, ग्रुप को बोलते हैं एंड्रोजन। बट इसका एक मेंबर होता है, इंपॉर्टेंट मेंबर, उसको बोलते हैं टेस्टोस्टेरोन। मतलब इसके अलावा भी एंड्रोजन का कुछ और भी पार्ट होगा, है ना, डीएचएपी ऐसा टाइप का और भी होगा। ठीक, एसेसरी डक्ट, है ना, एसेसरी डक्ट। एसेसरी डक्ट में दो पार्ट हम लोग लिखेंगे, इपीडिडाइमिस, सब हम दिखा देंगे ये डायग्राम में, इपीडिडाइमिस और वास डिफरेंस। ठीक है, वास डिफरेंस। ठीक है, एसेसरी ग्लैंड 3 होगा। पहला होगा प्रोस्टेट ग्लैंड, ठीक है, ये अनपेयर्ड होगा, मतलब सिंगल होगा। ठीक है, इसके बाद सेमिनल वेसाइकल, ये पेयर्ड होगा, मतलब 2 होगा। ठीक है, इसके बाद बल्बो यूरेथ्रल, या इसको बोलते हैं कॉपर्स ग्लैंड, ये भी पेयर में होगा। ठीक है, एक्सटर्नल जेनिटलियम टेस्टिस को भी बोल सकते हैं, लेकिन पेनिस यहाँ बोलता है, पेनिस। पेनिस का ओपनिंग को हम लोग बोलते हैं, पेनिस में जो स्लिट लाइक ओपनिंग होता है, सर्कुलर नहीं होता, स्लिट लाइक ओपनिंग होता है, इसको बोलते हैं यूरेथ्रल मीटस, थ्रू विच यूरिन एंड स्पर्म इजैकुलेट्स। यूरेथ्रल मीटस या ओपनिंग भी बोल सकते हैं। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, या ओरिफाइस भी बोल सकते हैं, यूरेथ्रल ओरिफाइस। तो हम लोग देखते हैं फिर से, तो देखिए हम लोग का मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में कौन कौन सा पार्ट होगा, टेस्टिस होगा, एसेसरी डक्ट होगा, एसेसरी मतलब हेल्प करेगा ये, है ना, हेल्पिंग, स्पर्म नहीं बनाएगा, ट्रांसपोर्ट ये सब में हेल्प करेगा। ये क्या है, एसेसरी ग्लैंड, सबका हम लोग देखेंगे फंक्शन। और फिर एक्सटर्नल जेनिटलिया जो बाहर से हमको दिखता है। ठीक है, चलिए, तो अब देखिएगा कि यहाँ पर प्राइमरी सेक्स ऑर्गन बोले, तो बाकी का क्या होगा, सेकेंडरी सेक्स ऑर्गन। तो सेकेंडरी सेक्स ऑर्गन में किसको किसको इंक्लूड करते हैं, ध्यान दीजिएगा, इपीडिडाइमिस, वास डिफरेंस, मतलब कि एसेसरी डक्ट, एसेसरी ग्लैंड को जोड़ देंगे, है ना, एसेसरी ग्लैंड को जोड़ देंगे, तो याद रखिएगा इसको हम लोग बोलते हैं सेकेंडरी सेक्स ऑर्गन। तो प्राइमरी कौन था, टेस्टिस, सेकेंडरी कौन रहेगा, तो एसेसरी डक्ट और एसेसरी ग्लैंड। इसके अलावा बहुत सारा इसमें डक्ट होगा, वो हम लोग बात करेंगे। ठीक है, यहाँ तो कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। ठीक, अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। तो देखिए मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम, ठीक है, तो इसमें इसका लोकेशन क्या है, पेल्विस एक्सटर्नल रीजन, है ना, टेस्टिस बाहर रहता है। देखिए टेस्टिस कहाँ रहता है, बाहर रहता है। उसका रीजन क्यों है, क्या है बाहर रहने का, तो टेस्टिस हमारा बॉडी का टेम्परेचर अगर हम बोले तो 37 डिग्री सेल्सियस होता है, लेकिन स्पर्म बनाने के लिए हमको चाहिए 34 to 35 डिग्री सेल्सियस। तो स्पर्म अगर बॉडी के अंदर रहेगा, मतलब टेस्टिस, तो स्पर्म नहीं बन पाएगा, इसलिए बॉडी से थोड़ा दूर रहता है। जब ठंडा आता है तो सिकुड़ जाता है, मतलब बॉडी की तरफ चला जाता है ना, नहीं तो बाहर ज़्यादा ठंडा है, ज़्यादा टेम्परेचर कम भी होगा तो स्पर्म नहीं बनेगा। गर्मी हो जाता है तो दूर भी चला जाता है, लूज हो जाता है ना, तो वो अपना मेंटेन करता है टेम्परेचर को कि स्पर्म बन सके। ठीक है, चलिए मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में हम लोग देखें कि प्राइमरी सेक्स ऑर्गन होता है और बोले सेकेंडरी सेक्स ऑर्गन। प्राइमरी सेक्स ऑर्गन जिसको हम लोग टेस्टिस बोले, या स्पर्म बनता है, हार्मोन जिसको टेस्टोस्टेरोन एंड्रोजन बोले, ये मेल का फर्टिलिटी के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है। किसी किसी का टेस्टिस जैसे जन्म लेता है ना, जन्म लेने से पहले ये डिसेंड होता है, मतलब ये पहले एम्ब्रियोनिक स्टेज में बेबी का अंदर ही रहता है, ये डिसेंड होता है, मतलब ड्यूरिंग बर्थ और बिफोर बर्थ।
है ना। उस समय क्या होता है कि अच्छा से ये डिसेंड नहीं हो पाया तो उसको क्रिटोर्किडिज्म बोल देते हैं, मतलब ये फेल्स टू डिसेंड, बीच में ही रह जाएगा तो स्पर्म नहीं बन पाएगा, तो वैसा इंडिविजुअल फर्टाइल नहीं होगा, अनेबल टू प्रोड्यूस गेम, इसीलिए बोला है कि मेल फर्टिलिटी के लिए। कभी कभी इंटेस्टाइन भी यहाँ घुस जाता है, जैसे डिसेंड होता है तो इंटेस्टाइन का पार्ट कुछ घुस जाता है, तो उसमें पेनफुल कंडीशन होता है, उसको हर्निया बोलते हैं, है ना, इंग्विनल हर्निया, तो उसको ऑपरेशन करना होता है, फिर वो ठीक हो जाता है। ठीक है, चलिए, तो ऐसा होता है। अब देखिए सेकेंडरी सेक्स ऑर्गन में एसेसरी डक्ट हम बोले, जिसमें हम लोग एपिडिडाइमिस वास डिफरेंस बात किया, एसेसरी ग्लैंड बोले जिसमें हम लोग बात किए प्रोस्टेट ग्लैंड। मेल में सबसे ज़्यादा कैंसर प्रोस्टेट कैंसर ही होता है, फीमेल में ब्रेस्ट कैंसर, दोनों में सबसे ज़्यादा कौन होता है, तो फीमेल में ब्रेस्ट कैंसर। ठीक, तो इसमें प्रोस्टेट ग्लैंड, सेमिनल वेसिकल और कॉपर्स जिसको बल्बोयूरेथ्रल ग्लैंड बोले, और एसेसरी जेनाइटेलिया को भी इंक्लूड कर सकते हैं जिसको पेनिस, ठीक है, पेनिस लिख देते हैं, है ना। यही कॉप्यूलेटरी ऑर्गन है, यही कॉप्यूलेशन मतलब ट्रांसफर ऑफ गैमेट यही हेल्प करता है। ठीक है, हाँ, ये सेकेंडरी क्या करता है, गैमेट का मैच्योरेशन, गैमेट बना टेस्टिस में लेकिन मैच्योर होगा, अच्छा से मूव कर पाएगा, है ना, न्यूट्रिशन इसको मिलेगा, मूव कर पाएगा, मोटाइल होगा, तो ट्रांसपोर्ट करने में हेल्प करता है सेकेंडरी सेक्स ऑर्गन। ठीक है, देखिए ये है क्या है, ये हम दिखाए हैं, हम एक डायग्राम भी बनाएंगे। तो ध्यान दीजिए कि हमारा किडनी मतलब एक्सक्रीटरी सिस्टम वाला पार्ट और रिप्रोडक्टिव सिस्टम वाला पार्ट दोनों का ओपनिंग सेम होता है, और उसको हम लोग बोलते हैं वो पेनिस मतलब यूरेथ्रा, और जेनाइटल मतलब यूरिनो जेनाइटल डक्ट से ही बाहर निकलता है। ठीक है, मतलब एक ही ओपनिंग रहता है, यूरिन के लिए भी स्पर्म के लिए, उस इसीलिए हम लोग इस सिस्टम को यूरिनो जेनाइटल सिस्टम बोलते हैं, जो हम डायग्राम बनाएंगे। तो हम लोग बोलते हैं ये यूरेटर सबको पता है कि किडनी का पार्ट है, उसके बाद यूरिनरी ब्लैडर होता है, फिर यूरेथ्रा होता है। ठीक है, और ऊपर में किडनी जो हम लोग नहीं बनाया है। ठीक है, जब हम डायग्राम बनाएंगे तो और क्लियर पता चलेगा, अभी केवल आप लोग देख लीजिए कि इसमें वास्ट डिफरेंस होता है ना, टेस्टिस से वास्ट डिफरेंस में आता है स्पर्म, अगर उसको कट कर दे तो स्पर्म आगे नहीं जा पाएगा, तो वेसेक्टोमी उसको बोलते हैं, हम लोग सब पढ़ेंगे। ये प्रोस्टेट ग्लैंड है, ये पेनिस है, देख लीजिए, पेनिस का हेड को हम लोग बोलते हैं, जो स्वोलन होता है, फुला हुआ रहता है, उसको ग्लैंस पेनिस बोलते हैं। ऊपर का जो स्किन होता है जो फोल्ड हो जाता है ना, तो उसको फोर स्किन बोलते हैं। ठीक है, हाँ, ये अगर पूरा फोल्ड अच्छा से नहीं ये ओपन होगा तो उसको हम लोग बोलते हैं एक सर्कमसीजन, एक ऑपरेशन होता है, उससे वो ठीक भी किया जा सकता है। ठीक है, चलिए, ये है एनएस, ठीक है, ये रेक्टम, और ये इजैकुलेटरी डक्ट हम लोग सब अभी देखते हैं। एनएस और टेस्टिस के बीच वाला रीजन को पेरिनियम भी बोलते हैं, है ना। ठीक है, लिख देते हैं पेरिनियम। ठीक है, अब हम लोग इसका डायग्राम अच्छी तरह से बनाते हैं जिससे कि आप लोग को ज़्यादा क्लियर पता चले, तो कुछ बना के रेडी रखें, और भी हम लोग इसमें इंक्लूड करेंगे। ठीक है, इसको हम लोग क्या बोलेंगे, कलर चेंज कर लेते हैं, ठीक है ना। इसको हम लोग टेस्टिस बोलते हैं, क्या बोलते हैं, टेस्टिस। ठीक है, टेस्टिस एक पाउच में होता है, उस पाउच को बोलते हैं स्क्रोटल सैक, क्या बोलेंगे, स्क्रोटल, स्क्रोटम बोलते हैं, स्क्रोटल वॉल, इसको डायरेक्ट बोल देते हैं स्क्रोटम। क्या बोलेंगे, स्क्रोटम, उसका वाल है ये वाला, तो इसको बोलेंगे स्क्रोटल वाल। ठीक है, ये ऐसा हमको बनाना चाहिए था, बट हम समझाने के लिए अलग अलग बनाए हैं, एक ही जगह रहता है, ये सेप्टा रहता है, यहाँ एक टेस्टिस होता है, यहाँ दूसरा, तो इसको हम लोग स्क्रोटल सैक बोलेंगे, इसको भी स्क्रोटल सैक बोलते हैं, क्या बोलते हैं, स्क्रोटल सैक। वो भी दोनों को मिला देंगे तो उसको स्क्रोटम बोलते हैं, तो दोनों में डिफरेंस समझ में आ गया होगा कि स्क्रोटम पूरा को बोलते हैं, और एक साइड को स्क्रोटल सैक, दूसरे साइड को भी स्क्रोटल सैक बोलते हैं। ठीक है, इसमें बहुत सारा मसल होता है, जिस मसल से, है ना, क्रीमेस्टर मसल, है ना, बहुत सारा मसल होता है जिससे ये दोनों आपस में सटा हुआ रहता है। ठीक है, ठीक है, इसमें एक कैविटी भी होता है जो हम बाद में बताएंगे, उसको हाइड्रोसील बोलते हैं ना। ठीक है, वो वेट करना है। तो टेस्टिस, है ना, में बहुत सारा चीज रहता है, इसको कट करके हम लोग दिखाएंगे, मतलब डायग्रामेटिकली। तो टेस्टिस के बाद जो भी पाइप होता है, जो भी पाइप होता है टेस्टिस के बाद, उस पाइप को हम लोग बोलते हैं इपीडिडाइमिस, इपीडिडाइमिस। ठीक है, टेस्टिस के बाद स्पर्म कहाँ जाएगा, टेस्टिस में बन रहा है स्पर्म, कहाँ जाएगा, तो हम बोलेंगे इपीडिडाइमिस। इपीडिडाइमिस 5 to 7 सेंटीमीटर का होगा, लेकिन उसको खोल देंगे, हाईली कोइल्ड स्ट्रक्चर होता है, तो ये लगभग 6 मीटर तक भी हो सकता है, मतलब इतना हाईली कोइल्ड, मतलब इसमें स्पर्म बहुत स्टोर रह सकता है।
हमारे स्पर्म बनने में 74 डेज लगता है, एक सेल से 4 स्पर्म बनने में। ऐसा हम लोग का बहुत सारा सेल एक समय में एक्टिव रहता है, इसीलिए हमेशा स्पर्म बहुत बनते रहता है। ठीक है। तो एपिडिडाइमिस के बाद जो पाइप होगा, डक्ट होगा, उसको बोलते हैं वास डिफरेंस। ठीक है। वास डिफरेंस इस तरह से लूप बनाता है ना। याद रखिएगा, हम लोग का जो रिप्रोडक्टिव सिस्टम है वो किडनी से भी एसोसिएटेड होता है। तो ये होता है यूरिनरी ब्लैडर, ये इसको बोलेंगे यूरेटर, यूरिनरी ब्लैडर, देन यूरेथ्रा। इसको हम लोग क्या बोल सकते हैं, येलो वाला को, इसको हम लोग डायरेक्ट बोल सकते हैं यूरेथ्रा। ठीक है। इसका और एक नाम लिखेंगे, अभी पहले समझिए। इसको मेल यूरिनोजेनिटल सिस्टम इसलिए बोल रहे हैं क्योंकि इसमें यूरिन भी निकलेगा और जेनिटल मतलब स्पर्म भी निकलेगा, रिप्रोडक्टिव पार्ट है ना। ठीक है। तो ये वास डिफरेंस लूप बनाता है, ऊपर जाता है, सेंड होता है, और यूरिनरी ब्लैडर से ही मतलब लूप बनाता है, और फिर वो यूरिनरी ब्लैडर के नीचे मतलब बोल सकते हैं यूरेथ्रा में वो क्या होता है, मतलब उसमें वो मतलब कनेक्ट होता है। ठीक है। यहाँ तक इसको बोलेंगे, ये जो डक्ट दिख रहा है येलो वाला है ना, ये डक्ट को हम लोग बोलेंगे, ये डक्ट नहीं ग्लैंड है, इसको ही बोलते हैं सेमिनल वेसाइकल। कितना है, 2 है, एक इधर साइड और एक इस साइड। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। ये जो बनाया है रेड कलर का, ऐसा रेड होता नहीं, हम डिस्टिंग्विश करने के लिए बनाया है, इसको बोलते हैं प्रोस्टेट ग्लैंड। ये एक ही होता है। ठीक है। एक और ग्लैंड आएगा, 3 ग्लैंड हम बताए थे ना, इसको बोलते हैं कॉपर्स ग्लैंड। क्या बोलेंगे, कॉपर्स ग्लैंड या बल्बो यूरेथ्रल ग्लैंड। कोई दिक्कत नहीं। अब देखिए कि यहाँ पर एक फूला हुआ पार्ट है, उसको एम्प्यूला बोलते हैं। इसको लिख सकते थे भी या नहीं भी, कहीं भी फूला हुआ पार्ट में एम्पूला बोलते हैं। एम्पूला का डक्ट है ना, और हम बोलेंगे सेमिनल वेसाइकल का डक्ट ज्वाइन करता है और एक कॉमन पाइप बनाता है। इस पाइप को हम लोग बोलते हैं, याद रखिएगा, इसको बोलते हैं इजाकुलेटरी डक्ट। इजाकुलेटरी डक्ट मतलब ये स्पर्म को टेस्टिस मतलब वास डिफरेंस से यूरेथ्रा में भेज देगा। यूरेथ्रा में स्पर्म यूरिन आता है और साथ में स्पर्म भी आएगा, तो इसीलिए इसको बोलते हैं यूरिनो जेनाइटल डक्ट। ठीक है, इसको क्या बोलते हैं, यूरिनो जेनाइटल डक्ट भी बोलेंगे। यहां तक कोई दिक्कत नहीं। सबसे पहले टेस्टिस, देन एपिडिडाइमिस, देन वास डिफरेंस, देन इजाकुलेटरी डक्ट। हाँ, बीच में वो आएगा, वो ग्लैंड है, उसको बोलेंगे सेमिनल वेसाइकल। ठीक है, उससे न्यूट्रिशन आता है स्पर्म को, फिर स्पर्म तो सीधा ही सीधा आगे बढ़ेगा। इजाकुलेटरी डक्ट के बाद हम लोग बोलेंगे कि यूरेथ्रा, देन यहाँ एक ओपनिंग होगा, स्लिट लाइक ओपनिंग, जिसको हम लोग बोलते हैं यूरेथ्रल मीटस। ठीक है, और ठीक है, इसको हम लोग बोलते हैं, ये पूरा पार्ट को ही बोलेंगे पेनिस। क्या बोलेंगे, पेनिस। और देखिएगा कि यहाँ पर जो पिंक कलर का हम बनाए हैं, इसी को फोर स्किन बोलते हैं, है ना। प्रीप्यूस बोलेंगे या फोर स्किन बोलेंगे। फोर स्किन जो अनफोल्ड हो सकता है। और यहाँ देखिएगा कि इसका जो डायमीटर है वो हेड रीजन में सोइलन हो गया है, तो उसको बोलते हैं हेड ऑफ द पेनिस, इसको ग्लैंस पेनिस। ठीक है। अब देखिए सेमिनल वेसाइकल का रोल, है ना। तो सेमिनल वेसाइकल में फ्रुक्टोज मतलब खाना, न्यूट्रिशन रहता है, कैल्शियम रहता है, कुछ एंजाइम रहता है जो स्पर्म को मूवमेंट के लिए तालाब जैसा बनाता है, नदी, जिससे कि स्पर्म अच्छा से मूव करे, खाना मिल सके। और स्पर्म तो सेल है, लेकिन वो लिक्विड भी पार्ट उसमें रहता है, तो दोनों को मिला के सीमेन बोलते हैं, वो हम बताएंगे। तो हम लोग तो स्पर्म को देख नहीं सकते हैं, तो जो इजाकुलेट होता है वो एक्चुअली सीमेन होता है, उसमें स्पर्म होता है कुछ लिक्विड पार्ट, जिसको सेमिनल प्लाज्मा बोलते हैं, जो सेमिनल वेसाइकल से भी निकलता है, प्रोस्टेट ग्लैंड से भी निकलता है। तो इससे क्या निकलता है, सिक्रीशन। फिर ये प्रोस्टेट ग्लैंड जो कंट्रोल करता है यूरिनरी ब्लैडर से जो यूरिन आ रहा है, और यूरिन एसिडिक होता है और स्पर्म स्लाइटली बेसिक होता है, 7.4 pH होता है। तो एसिड और बेसिक एक साथ कैसे आएगा, तो याद रखना है कि जब यूरिन आता है तो उस समय स्पर्म नहीं आता है,
जब स्पर्म आता है तो उस समय यूरिन नहीं आता है, तो यहाँ ये कंट्रोल करता है उसको। दूसरी बात कि ये पीएच को मेंटेन करता है स्पर्म का, है ना, स्पर्म का पीएच को मेंटेन करता है, इससे भी कुछ सिक्रेशन निकलता है। उसके बाद देखिए ये एकदम बेस ऑफ द पेनिस में रहेगा, है ना, बेस। तो याद रखिएगा कि ये लुब्रिकेशन प्रोवाइड करता है। लुब्रिकेशन दैट मीन्स कि अच्छा से कोइटस हो सके, अच्छा सेक्स हो सके, तो उसके लिए वो जैसे चैन अच्छा से चल सके, तो उसके लिए तेल हम लोग ऑयल डालते हैं, जस्ट लाइक वो लुब्रिकेशन कुछ सिक्रेशन म्यूकस करेगा जिससे कि अच्छा से फंक्शन कर सके। ठीक है, तो हम लोग ये सब बहुत अच्छा से देखते हैं इसका पाथवे, स्पर्म कहाँ कहाँ से ट्रेवल करेगा। तो टेस्टिस, एपिडिडाइमिस, है ना, फिर वास्ट इजाकुलेटरी डक्ट, है ना, टेस्टिस, एपिडिडाइमिस, वास्ट डिफरेंस, इजाकुलेटरी डक्ट, देन यूरेथ्रा, देन यूरेथ्रल मीटस। ठीक है, तो ये इसको हम लोग क्या बोले, मेल जेनाइटल सिस्टम। कुछ चीज तो छूट नहीं रहा है, चलो ठीक है। देखिए यही चीज यहाँ बना हुआ है, थोड़ा सा और देख लीजिए, बहुत अच्छा। ये है यूरेटर, देखिए लिखा हुआ है, क्या है, यूरेटर। ये है यूरिनरी ब्लैडर, ठीक है। अब देखिए ये है यूरेथ्रा, ठीक है, टेस्टिस है ये, और एपिडिडाइमिस जो टेस्टिस से पीछे रहता है, मतलब पोस्टीरियर, जैसे पेनिस आगे है, टेस्टिस पीछे है ना, डॉर्सल साइड, और उससे भी पीछे साइड, मतलब आगे साइड से नहीं, पीछे साइड से क्या रहता है, तो उसको हम लोग बोलेंगे एपिडिडाइमिस। क्या बोलेंगे, एपिडिडाइमिस। ये टेस्टिकुलर लोब्यूल अंदर में हम लोग देखेंगे बहुत सारा, इसको हम लोग कट करके दिखाएंगे तो उस समय टेस्टिकुलर लोब्यूल के बारे में पता चलेगा। ठीक है, ये सब पार्ट अंदर का पार्ट है, मतलब इसको हम लोग टेस्टिसिया अभी समझिए। ठीक है, हम उसको दिखाएंगे। और एपिडिडाइमिस के बाद वास्ट डिफरेंस, इजाकुलेटरी डक्ट, है ना, यहाँ पर दिया हुआ होगा सेमिनल वेसिकल, देखिए ये है सेमिनल वेसिकल, ये वाला पार्ट इजाकुलेटरी डक्ट बोलेंगे, है ना, यहाँ प्रोस्टेट है, ठीक है। और ये वाला जो कॉपर्स ग्लैंड, जिसको बल्बो यूरेथ्रल ग्लैंड बोले हैं, ठीक है। तो उसको हम लोग देखें, और ये पार्ट को अभी हम लोग देखेंगे तो पता चलेगा। तो टेस्टिस से जो डक्ट निकल रहा है उसको हम लोग बोलेंगे एपिडिडाइमिस, उसको वास्ट डिफरेंस तो उसको बोलते हैं एसेसरी डक्ट। फिर उसमें कुछ कुछ ग्लैंड है जैसे सेमिनल वेसिकल, है ना, प्रोस्टेट ग्लैंड, कॉपर्स ग्लैंड, तो उसको एसेसरी ग्लैंड बोलेंगे। ये सब साथ में काम करता है, तो ये रास्ता होता है, तो इसीलिए इसको रिप्रोडक्टिव ट्रैक बोलते हैं। और यूरिनरी सिस्टम मतलब किडनी, यूरेटर, यूरिनरी ब्लैडर एंड क्या बोलेंगे उसको, ये यूरेथ्रा। यहाँ देखिए यूरेथ्रा में बेस में बल्बो यूरेथ्रल या कॉपर्स ग्लैंड है। यहाँ से देखिए ये मतलब ये पार्ट है, ये पूरा पेनिस है, इसमें मसल होता है, इरेक्टाइल मसल, जिससे ये इरेक्शन कर सकता है ना, कॉपुलेशन में हेल्प करता है। ठीक है, तो ये जो यूरेथ्रा है इसमें देखिए ये हेड है, हेड उसको ग्लैंस पेनिस बोलते हैं, और ये पतला सा जो लेयर है उसको फोरस्किन बोलते हैं। ठीक है, तो ये दोनों रिप्रोडक्टिव सिस्टम और यूरिनरी सिस्टम दोनों को मिला के हम लोग यूरिनोजेनाइटल सिस्टम बोलते हैं। तो इसमें क्या होता है कि इसमें यूरिन भी निकलता है, मतलब ये रिप्रोडक्टिव सिस्टम और यूरेथ्रा दोनों मिला हुआ रहता है। ठीक है, तो हम लोग देखें। अब देखिए इसका पाथवे को हम लोग एक बार देखते हैं। ठीक है, इसका पाथवे को पहले हम एक बार देख लेते हैं। पाथवे ऑफ स्पर्म ट्रांसफर, अच्छा इस पार्ट को हम लोग देखेंगे, कोई दिक्कत नहीं है, पहले हम लोग एक और डायग्राम बनेगा उसके बाद। ठीक है, तो मेल एसेसरी ग्लैंड क्या क्या हुआ, तो अभी हम लोग बात किए कि सेमिनल वेसिकल हुआ। ठीक है, इसमें खाना रहता है फ्रुक्टोज, हम लोग का बॉडी में हमेशा ग्लूकोज ही से हम लोग एटीपी बनाते हैं, मेन सोर्स होता है, बट यहाँ पर मेन सोर्स फ्रुक्टोज होता है, प्रोटीन्स होगा कुछ जिससे स्पर्म अच्छा से मूव कर सके, एनर्जी मिल सके। प्रोस्टेट ग्लैंड, ठीक है, स्पर्म थोड़ा सा बेसिक होता है, अल्कलाइन होता है, उसको न्यूट्रलाइज करता है, ठीक है, एसिडिक इन्वायरमेंट में, क्योंकि यहाँ हमेशा यूरिन ही जाता है इसीलिए। बल्बो यूरेथ्रल, तो ये प्री इजैकुलेटरी फ्लूइड है, मतलब स्पर्म निकलने से पहले जो फ्लूइड म्यूकस निकलता है वो बल्बो यूरेथ्रल ग्लैंड का ही पार्ट होता है, जो यूरेथ्रा को क्लीन करता है कि अच्छा से स्पर्म जा पाए, तो ये लुब्रिकेशन प्रोवाइड करता है। ठीक है, ये तीनों ग्लैंड, है ना, सेमिनल प्लाज्मा बनाता है ना, यहाँ लिखना चाहिए 90% जो बाहर इजैकुलेट होता है उसमें सेमिनल प्लाज्मा होता है, और 10% स्पर्म होता है, मतलब 10% मतलब मत समझना वो 200 मिलियन स्पर्म होता है, मतलब सॉलिड पार्ट होता है, लिक्विड पार्ट 90% होता है, दोनों मिला के सीमेन बोलते हैं, हम लोग पढ़ेंगे। ठीक है, यहाँ तक। तो सेमिनल वेसिकल और प्रोस्टेट ग्लैंड का ही सिक्रीशन को सेमिनल प्लाज्मा बोलते हैं, इसका बहुत कम सिक्रीशन होता है। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं।
अब हम लोग इंटरनल स्ट्रक्चर ऑफ टेस्टिस देखते हैं। टेस्टिस अंदर से मतलब क्या क्या होता है, कहाँ पर स्पर्म बनता है, तो देखते हैं। कलर चेंज, ठीक है, तो देखिएगा, कोशिश करेंगे अच्छा से बताने का। ठीक है, इसको हम लोग बोलते हैं आउटर और ये इनर लेयर, इसको पैराइटल, इसको विसरल लेयर बोलेंगे। दोनों को मिला के हम लोग ट्यूनिका वैगिनलिस बोलते हैं। ठीक है, मतलब अच्छा और एक लेयर बना देते हैं। ये है स्क्रोटल वॉल, क्या है, ये है क्या है, स्क्रोटल वॉल, स्क्रोटल वॉल। फिर क्या है, ट्यूनिका वैगिनलिस, और अंदर में इस तरह का लेयर होगा, अंदर में इस तरह का लेयर होगा। ठीक है, ये इस तरह का लेयर होगा, मोटा होगा लेयर, इसको हम लोग बोलते हैं ट्यूनिका एल्ब्यूजिनिया। कोई दिक्कत नहीं, याद नहीं करना है, आउटर है ना, ट्यूनिका वैगिनलिस देन ट्यूनिका एल्ब्यूजिनिया। ये जो ट्यूनिका एल्ब्यूजिनिया है, ये इस तरह का अंदर में कंपार्टमेंट बनाता है ना, एक्सटेंड होता है, एक्सटेंड होता है इस तरह से। ठीक है, इस तरह का एक्सटेंड होता है। ठीक है, इस पार्ट को हम लोग बोलते हैं टेस्टिकुलर सेप्टा, मतलब सेप्टा अंदर में बहुत सारा लोब्यूल बनाएगा। ठीक है, इस जो पार्ट है, यहाँ जो बॉक्स दिख रहा है, इस रीजन को हम लोग बोलेंगे, इस रीजन को हम लोग बोलेंगे टेस्टिकुलर कंपार्टमेंट या लोब्यूल। टेस्टिकुलर लोब्यूल, कितना टेस्टिकुलर लोब्यूल होगा एक टेस्टिस में, तो 250 होता है। कितना लोब्यूल होगा, 250 कंपार्टमेंट्स। कोई दिक्कत नहीं, ठीक है यहां तक। चलिए आगे बढ़ते हैं। यहाँ पास ब्लड वेसल्स भी रहेगा, यह हाईली वेस्कुलराइज होता है, तो हम यहाँ पर इसको ट्यूनिका वेस्कुलोसा भी बोलते हैं। ठीक है, लिख देते हैं ट्यूनिका वेस्कुलोसा, तब तो हार्मोन्स बनेगा ना, वहां से सिग्नल आएगा, है ना, वेस्कुलोसा। ठीक है, ठीक है, वेस्कुलोसा। अब देखिए स्पर्म जो एग्जैक्ट कहाँ बनता है, तो स्पर्म बनेगा एक हाईली कोल्ड स्ट्रक्चर में, और इस स्ट्रक्चर को बोलते हैं सेमिनल, सॉरी इसको सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल बोलते हैं। ठीक है, 1 से 3 सेमिनल मतलब सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल हो सकता है ना, इस तरह से एकदम स्ट्रक्चर रहता है। ठीक है, ये आपस में मिला हुआ रहता है, इस तरह से एक जगह ज्वाइन होगा। ठीक है, इस तरह से ज्वाइन होगा, इस तरह से ज्वाइन होगा, ये बहुत सारा इधर से भी आएगा। ठीक है, और इस तरह से ये एक जगह कहीं मिल जाएगा। ठीक है, तो हम लोग इसको बोलते हैं कि एक टेस्टिकुलर लोब्यूल में लगभग सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल जो होता है, सेमिनिफेरस साइट ऑफ स्पर्म फॉर्मेशन, यही स्पर्म बनता है, स्पर्म यही बनता है। तो ये 1 से 3 सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल हो सकता है पर टेस्टिकुलर लोब्यूल। ठीक है, इस रीजन को हम लोग बोलते हैं रेटेटेस्टिस। ठीक है, और इस रीजन को हम लोग बोलेंगे वासा इफ्रेंसिया, वासा इफ्रेंसिया। टेस्टिस के बाद जो आ जाता है, आप लोग को पता होना चाहिए कि इसके बाद क्या आ गया था, इसके बाद आ गया था हमारा इस तरह का हाईली कोल्ड स्ट्रक्चर, जिसको हम लोग क्या बोले थे, इपिडिडाइम्स।
इसका भी 3 पार्ट होता है, हेड, बॉडी और टेल। ठीक है, डाई मीन्स। तो फिर से देखिए, स्पर्म कहाँ बनता है? सेमनीफेरस ट्यूब्यूल। ठीक है, सेमनीफेरस ट्यूब्यूल कहाँ रहता है? टेस्टिकुलर लोब्यूल। कितना टेस्टिकुलर लोब्यूल हो सकता है? 250 हो सकता है ना। ठीक, टेस्टिकुलर लोब्यूल इज सेपरेटेड बाय 2 लेयर्स, ट्यूनिका एल्ब्यूजिनिया इनर एंड आउटर ट्यूनिका वैगिनलिस, और पूरा टेस्टिस स्क्रोटल वाल से कवर रहता है। ठीक है, देखिए यहाँ पर जो ट्यूनिका वैगिनलिस का आउटर है, इनर है, पैराइटल और विसरल है। विसरल मतलब जो ऑर्गन की तरफ, पैराइटल मतलब बाहर की तरफ। तो यहाँ पर कुछ लिक्विड होता है जिसको हाइड मतलब वाटर बोलते हैं, और एक कैविटी रहता है, उसमें वाटर भरा रहता है, इसीलिए इसको हाइड्रोसील बोलते हैं। अगर ये ज़्यादा भर जाएगा तो वैसे ऑर्गेनिज्म को दिक्कत होगा, तो हाइड्रोसील उसको हो गया ऐसे बोलते हैं। नहीं तो होता तो सब में ही है। वो क्या करता है कि हमको अगर चोट लगे, है ना, कोई मैकेनिकल शॉक लगता है, तो ये मतलब क्या करता है, फ्रिक्शन को रिड्यूस करता है, शॉक को एब्जॉर्ब कर लेता है, तो चोट कम लगता है ना। ठीक है, ये मेन पार्ट है ना, इसीलिए। तो स्पर्म बना सेमनीफेरस ट्यूब्यूल। सेमनीफेरस ट्यूब्यूल के बाद कहाँ गया? तो हम बोलेंगे रेटिटेस्टिस। फिर कहाँ जाएगा? तो हम लोग वासा एफरेंसिया, इपिडिडाइमिस, वास डिफरेंस, है ना, कहाँ जाएगा? वास डिफरेंस। फिर कहाँ जाएगा? इजैकुलेटरी डक्ट, फिर यूरेथ्रा या उसको यूरिनोजेनाइटल डक्ट, है ना। तो इस चीज को हम लोग देखते हैं कैसा जाता है स्पर्म। तो एक बार इसको आप देख लीजिए कि स्पर्म के अंदर कौन कौन सा डक्ट है। तो सेमनीफेरस ट्यूब्यूल बोलते हैं, स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ टेस्टिस। क्यों? क्योंकि यहीं स्पर्म बनता है ना। इसको भी हम लोग कट करके दिखाएंगे कहाँ पर बनता है। यहाँ बहुत सारा सेल होता है, 3 तरह का सेल होता है सेमनीफेरस ट्यूब्यूल। हार्मोन कहाँ बनेगा? अलग सेल से। और स्पर्म कहाँ बनेगा? न्यूट्रिशन कहाँ से आएगा? तो हम लोग बात करेंगे। तो सेमनीफेरस ट्यूब्यूल, रेटिटेस्टिस, वासा इफ्रेंसिया। इफ्रेंसिया, ई मतलब एग्जिट कर रहा है, यहाँ तक टेस्टिस का पार्ट। उसके बाद टेस्टिस के बाहर एपिडिडाइमिस, वास डिफरेंस, इसीलिए उसका एक्सेसरी डक्ट बोले थे। ठीक है, तो ये हो गया हमारा इंटरनल स्ट्रक्चर ऑफ टेस्टिस। एलएस का मतलब होता है लॉन्गिट्यूडनल सेक्शन। इसको कट कर दी इस तरह से टेस्टिस को। तो हम लोग देखें टेस्टिस का जो लेंथ होता है वो याद रखिएगा, तो वो होता है मतलब हम लोग बोल सकते हैं 4 to 5 सेंटीमीटर। और इसका जो वेथ होता है वो हम लोग बोल सकते हैं 2 to 3 सेंटीमीटर। ये ओवल शेप होता है। कैसा शेप होता है? ओवल शेप। ठीक है, ये आउटसाइड द एब्डोमेन प्रेजेंट होता है। देखिए वही सबको यहाँ पर बताया है, सेमनीफेरस ट्यूब्यूल। ठीक है, सेमनीफेरस ट्यूब्यूल, फिर रेटिटेस्टिस, फिर हमारा इफरेंट डक्ट, है ना, जिसको हम लोग वासा एफरेंसिया बोले थे, फिर एपिडिडाइमिस। ठीक है, फिर डिफरेंस डक्ट मतलब वास डिफरेंस का बात कर रहा है। अब ब्लड वेसल्स भी साथ में रहता ही है। ठीक है, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं। कितना टेस्टिस? 2 रहता है, मतलब पेयर्ड है, स्क्रोटल सैक्स में प्रेजेंट रहता है। 4 to 5 सेंटीमीटर लेंथ, 2 to 3 सेंटीमीटर वेथ, अभी हम बता दिए। ठीक है, चलिए, ओवल शेप का होता है। ठीक, तो एनाटॉमी ऑफ टेस्टिस अभी हम लोग देखते हैं कि इसमें हम लोग देखें कि बाहर वाला जो लेयर था उसको ट्यूनिका वैगिनलिस बोले थे। उसके बाद जो टेस्टिकुलर सेप्टा बनाता है तो वो ट्यूनिका एल्ब्यूजिनिया इनर को बताया है, सेमनीफेरस ट्यूब्यूल और इंटरस्टिशियल टिश्यू। अब बताएंगे ये वाला पार्ट को हम लोग अभी डायग्राम में देखेंगे, ये नहीं समझ में आएगा। ट्यूनिका एल्ब्यूजिनिया ये एक कवरिंग था, फाइब्रस कवरिंग, ये सपोर्ट देता है टेस्टिस को, है ना, एक दीवार बनाता है। सेमनीफेरस ट्यूब्यूल कोइल ट्यूब है जहाँ स्पर्म बनता है। ठीक है, स्पर्म का ट्रांसफर कैसे होता है तो ये वाला चीज हम लोग पढ़ेंगे। पहले हम लोग एक स्लाइड के लेके पाथवे समझाते हैं। ठीक है, हाँ साउंड आ रहा है, कोई दिक्कत नहीं। अब हम लोग देखते हैं पाथवे ऑफ स्पर्म ट्रांसफर। पाथवे ऑफ स्पर्म ट्रांसफर, पाथवे ऑफ स्पर्म ट्रांसफर। स्पर्म कैसे ट्रांसफर होता है उसका पाथवे बताइए, कहाँ बनता है से कहाँ तक तो ट्रांसफर होता है। ठीक है, तो हम लोग बताते हैं। तो स्पर्म बनता है सेमनीफेरस ट्यूब्यूल में। कहाँ बनता है? कहाँ बनता है स्पर्म बताइए? तो साइट ऑफ स्पर्म फॉर्मेशन इज कॉल्ड सेमिनीफेरस ट्यूब्यूल। जैसे हमारा स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ लाइफ सेल, स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ नर्वस सिस्टम न्यूरॉन्स, स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ किडनी नेफ्रॉन, है ना, या यूरिनिफेरस ट्यूब्यूल उसको बोलते हैं। उसी तरह स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ टेस्टिस इज कॉल्ड सेमनीफेरस ट्यूब्यूल वेयर स्पर्म फॉर्मेशन टेक्स प्लेस। तो स्पर्म बनेगा सेमनीफेरस ट्यूब्यूल, फिर ये रेटे टेस्टिस में आएगा,
कहाँ आएगा? रेटे टेस्टिस। रेटे टेस्टिस से कहाँ जाएगा? तो हम बोलेंगे वासा इफ्रेंशिया। ठीक है, इफ्रेंशिया, इफ्रेंशिया। फिर ईपी डी डाइमिस। ठीक है, उसके बाद वास डिफरेंस। ठीक है, इसके बाद इजाकुलेटरी डक्ट, देन यूरिनोजेनाइटल, हाँ यूरेथ्रा, यूरिनोजेनाइटल डक्ट, और वही पेनिस के ही अंदर रहता है तो पेनिस लिख देते हैं, और उसका ओपनिंग को यूरेथ्रल मीटस। ठीक है, स्लिट लाइक ओपनिंग होता है। तो बनेगा सेम्निफेरस ट्यूब्यूल, रेटे टेस्टिस, वासा एफरेंस, ये तीनों पार्ट टेस्टिस के अंदर रहता है तो टेस्टिस लिख दे रहे हैं। ठीक है, इपिडिडाइमिस, वास डिफरेंस, ये एसेसरी डक्ट था। ठीक है, ये एक्स्ट्रा डक्ट है, एजाकुलेटरी डक्ट, यूरिनोजेनाइटल डक्ट, है ना, ये दोनों पेनिस के ही अंदर आएंगे, कोई दिक्कत नहीं, ये तीनों पेनिस का ही पार्ट होगा। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं। तो इस तरह से स्पर्म का ट्रांसफर होता है। स्पर्म यहाँ कैसे बनता है उसको हम लोग अलग देखेंगे स्पर्मेटोजेनेसिस में। तो अब हम लोग इसका डायग्राम बनेगा, इंटरनल स्ट्रक्चर ऑफ सेम्निफेरस ट्यूब्यूल। अगर टेस्टिस को हम लोग कट करेंगे, है ना, उसको कट कर देंगे, टेस्टिस को भी, टेस्टिस का अंदर कट है तो सेम्निफेरस ट्यूब्यूल जो था, हाँ ये वाला पार्ट को अब हम लोग कट करेंगे, ये वाला पार्ट को, ये वाला पार्ट को कट करेंगे तो कैसा दिखता है सेम्निफेरस ट्यूब्यूल, कहाँ पर से स्पर्म बनता है। तो देखिए इसको कट करेंगे ना, इस तरह से कट पार्ट दिखेगा, कोई को आधा भी दिख सकता है माइक्रोस्कोप में, है ना, कोई दिक्कत नहीं, हम पूरा ही बना रहे हैं। ठीक है, स्लाइड। तो ये जो ट्यूब था इसमें कुछ लंबा लंबा सेल होगा, इस तरह से हम एक ही को बताएंगे, बाकी सब में वैसे ही रहेगा, पिरामिडल सेल, और कुछ सेल इस तरह से रहेगा। ठीक है, इपिथेलियल। ठीक है, ऐसे सब में रहेगा, इसमें भी। इस वाला सेल को हम लोग बोलेंगे सर्टोली सेल, ये सर्विस देगा, मतलब न्यूट्रिशन देगा। ठीक है, सेम्निफेरस ट्यूब्यूल का पार्ट है, जैसे हम बोले थे ना टेस्टिकुलर लोब्यूल, है ना, उसमें 1 से 3 हो सकता है सेम्निफेरस ट्यूब्यूल, हो सकता है। ठीक है, हम 3 ही बना दे रहे हैं जिससे कि कंफ्यूजन ना हो, 4 देखते हैं। ठीक है, 1 से 3 हो सकता है। तो ये वाला जो स्पेस है सेम्निफेरस ट्यूब्यूल का बीच का स्पेस, इसको बोलते हैं इंटरस्टिशियल स्पेस, मतलब बीच वाला स्पेस। ठीक है, ये वाला जो सेल है जो पिरामिडल है उसी को तो सर्टोली सेल बोले। तो जो व्हाइट वाला सेल है इसी को हम लोग बोलते हैं, याद रखिएगा, इसी को हम लोग बोलते हैं मेल जर्म सेल, या इसको बोलते हैं स्पर्मेटोगोनिया, जहां स्पर्म बनता है, इसी को स्पर्मेटोजेनेसिस बोलते हैं। मियोसिस होता है, मियोसिस से बनेगा। ठीक है, यहां तक हम लोग सब देखेंगे कैसे बनता है। ये दोनों सेल को मिला के ही सेम्निफेरस ट्यूब्यूल बोलते हैं, और इसका बीच में फ्लूइड रहता है। ठीक है, उस फ्लूइड को बोलेंगे इंटरस्टिशियल, स्पेस में फ्लूइड है तो इंटरस्टिशियल फ्लूइड बोलेंगे। इसमें कुछ सेल्स भी पाया जाएगा जिसको इंटरस्टिशियल सेल्स बोलेंगे। क्या बोलेंगे उसको? उसको बोलेंगे, उसको हम लोग बोलेंगे क्या हो रहा है, उसको हम लोग बोलेंगे इंटरस्टिशियल सेल्स, लिख देते हैं ऐसे गोल बना देते, कोई दिक्कत नहीं। हाँ, इंटरस्टिशियल सेल, या इसी को बोलते हैं लेडिक सेल। तो यही हार्मोन बनाता है, हार्मोन मतलब टेस्टोस्टेरोन। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। तो सर्टोली सेल क्या कर रहा है? न्यूट्रिशन देगा। क्या देगा? स्पर्म को, डेवलपिंग स्पर्म को न्यूट्रिशन देता है। स्पर्म डेवलप करेगा, लेकिन स्पर्म अपने से तो नहीं बनेगा, तो उसको एक सिग्नल चाहिए, वो सिग्नल यहाँ हार्मोन है। तो बताइए सेम्निफेरस ट्यूब्यूल को कट किए तो कितना तरह का सेल मिला? तो उसका जो वाल है उसमें तो सर्टोली सेल और स्पर्मेटोगोनिया मिला। स्पर्मेटोगोनिया से स्पर्म बनता है, सर्टोली सेल से मतलब न्यूट्रिशन वो देता है। अब बीच वाला
जो स्पेस उसको इंटरस्टिशियल स्पेस बोले, उसमें इंटरस्टिशियल फ्लूइड जहाँ ब्लड वेसल्स भी हो सकता है। क्या हो सकता है उसमें? ब्लड वेसल्स भी हो सकता है, ब्लड वेसल्स, उसमें लिम्फ वेसल्स है ना, कुछ न्यूरॉन हो सकता है, न्यूरॉन, नर्व सेल, ठीक है। तो बहुत सारे चीज इसमें रहता है, लिम्फ भी रहता है, ठीक है। तो याद रखना है कि लेडिक सेल या इंटरस्टिशियल सेल्स प्रोड्यूस हार्मोन्स, टेस्टोस्टेरोन, देन मेल जर्म सेल प्रोड्यूस स्पर्म एंड सर्टोली सेल प्रोवाइड न्यूट्रिशन टू द डेवलपिंग स्पर्म, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। तो इसको थोड़ा सा हम और एक चीज बनाते हैं, अच्छा उसको हम लोग स्पर्मेटोजेनेसिस में समझ जाएंगे, ठीक। सेमनीफेरस ट्यूब्यूल में कितना तरह का सेल देखे हम लोग? मेल जर्म सेल जिसको स्पर्मेटोगोनिया बोले, सर्टोली सेल जो सर्विस देता है, न्यूट्रिशन देता है, लेडिक सेल जिसको इंटरस्टिशियल सेल्स बोले। सेमनीफेरस क्या है? स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ टेस्टिस, ठीक है, मतलब यहाँ स्पर्म का फॉर्मेशन होता है। मेल जर्म सेल जहाँ स्पर्म बनता है, बहुत सारे स्टेज होता है स्पर्मेटोगोनिया का, प्राइमरी, स्पर्मेटोसाइट, सेकेंडरी, प्रोसेस है, हम बताएंगे स्पर्मेटोजेनेसिस में कैसे बनता है स्पर्म। सर्टोली सेल ये नरिश करता है, न्यूट्रिशन देता है, सपोर्ट करता है स्पर्म को बड़ा होने में, है ना, डेवलप करने में। लेडिक सेल यही हार्मोन प्रोड्यूस करता है जिसको टेस्टोस्टेरोन बोलते हैं। कहाँ प्रोड्यूस करेगा? इंटरस्टिशियल स्पेस में पाया जाता है, ठीक है। तो ये सेमनीफेरस ट्यूब्यूल हम लोग देख लेंगे। अब देखिए मेल एक्सटर्नल जेनाइटेलिया, ठीक है, तो ये हमारा एक तरह का क्या है, हमारा याद रखिएगा ये हमारा पेनिस है, ठीक है। तो पेनिस को थोड़ा सा इसमें बताया गया है कि कैसा कैसा टिश्यू से पाया जाता है। तो ये याद रखिएगा कि ये हमारा यूरेथ्रा वाला पार्ट है, ठीक है, ये वाला यूरेथ्रा, ठीक है। इसमें हेड ऊपर है, हेड कहाँ है? ऊपर। इसको कैसे तरह से बनाया गया है? ये बेस है, ये हेड, तो हेड को हम लोग बोले ग्लांस पेनिस। इसमें कुछ कुछ टिश्यू होता है जो रेप्टाइल टिश्यू होता है, जैसे कॉर्पस स्पॉन्जियोसम, है ना, कॉर्पस कैवर्नोसम, ये सब मतलब इसमें टिश्यू पाया जाता है, ठीक है। तो इसको हम लोग थोड़ा सा देख लेते हैं। मेल एक्सटर्नल जेनाइटेलिया जिसको हम लोग पेनिस बोलेंगे, क्या बोलेंगे इसको? पेनिस। इसका फंक्शन, ये कॉपुलेटरी ऑर्गन है, मतलब कॉपुलेशन में, मतलब सेक्स में मदद करेगा, इंटरकोर्स में मदद करेगा, है ना, कोइटस में मदद करेगा, है ना, ठीक। ये हम लोग का फर्टिलाइजेशन कैसा होता है? फीमेल का बॉडी में मेल और फीमेल फर्टिलाइज होता है, तो फर्टिलाइजेशन टेक्स प्लेस इनसाइड द फीमेल बॉडी, इसीलिए इंटरनल फर्टिलाइजेशन। फिश सब में क्या होता है कि वाटर में होता है फर्टिलाइजेशन, मेल भी स्पर्म छोड़ेगा, फीमेल भी ओवम वाटर में, तो वहाँ एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन होता है। उसमें कोइटस कॉपुलेटरी ऑर्गन की जरूरत नहीं पड़ता, बट हम लोग में इंटरनल फर्टिलाइजेशन होता है, इसलिए कॉपुलेटरी ऑर्गन दैट इज पेनिस का जरूरत होता है। इरेक्टाइल इन नेचर होता है, ठीक है। क्यों? क्योंकि इसमें इरेक्टाइल टिश्यू होता है जो रिजिडिटी प्रोवाइड करता है, अदरवाइज फ्लैसिड हो जाता है, वो इरेक्ट नहीं हो पाता, ठीक है। हाउसेस यूरेथ्रा फॉर गैमेट डिलीवरी, यूरेथ्रा जो है वो जो पाइप है उसी से गैमेट जाएगा। तो इसमें बहुत सारा पार्ट है, जैसे कि कॉर्पस कैवर्नोसम, ये उतना इंपॉर्टेंट नहीं है बट दिया हुआ है तो हम लोग देख लेते हैं कि पेयर में होगा, ठीक है। कॉर्पस स्पॉन्जियोसम ये रहेगा एक, है ना। उसके बाद हमारा ग्लांस पेनिस होगा, उसमें ही ओपनिंग होगा, ठीक है। तो हम लोग इसको बोलते हैं ग्लांस पेनिस, ठीक है। इसका उतना इंपॉर्टेंट नहीं है बट फिर भी एक बार हम लोग देख सकते हैं। फिर गेमिट, मेल गेमिट ट्रांसफर पाथवे हम लोग बताया कि सेमनीफेरस ट्यूब्यूल से रेटिटेस्टिस, फिर वासा एफ्रेंसिया, ठीक है। उसके बाद हेड ऑफ एपिडाइमिस, मतलब एपिडिडाइमिस ही बोल सकते हैं, हेड, बॉडी, है ना, फिर टेल, मतलब इसको हम लोग एपिडिडाइमिस बोल दे रहे हैं। फिर वास डिफरेंस, ठीक है, एम्प्यूला, वहीं पर सेमिनल वेसिकल होता है, फिर इजैकुलेटरी डक्ट, यूरेथ्रा, पेनिस, है ना। तो हम लोग देख लिए सेमनीफेरस ट्यूब्यूल में स्पर्म बनता है ना। स्पर्म का मैच्योरेशन होगा एपिडिडाइमिस में, बहुत दिन तक कहीं स्टोर रहता है ना। वास डिफरेंस, ठीक है, ट्रांसपोर्ट टू, मतलब वास डिफरेंस क्या करता है कि वास डिफरेंस के बाद इजैकुलेटरी डक्ट में भेज देता है, ठीक है। यूरेथ्रा, यही लास्ट में यूरेथ्रा ही का ओपनिंग को यूरेथ्रल ओरिफाइस बोलते हैं ना, तो वहीं से वो निकल जाता है, या मीटस बोलेंगे। तो ये हम लोग देख चुके हैं। तो हम लोग का यहाँ तक का पार्ट आज खत्म हो रहा है, ठीक है। हम लोग आज क्या देखें? आज हम लोग देखें कि मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम, उसमें हम लोग क्या क्या पढ़े। तो उसमें सबसे पहले हम लोग इंट्रोडक्टरी पार्ट पढ़े, उसके बाद हम लोग देखें कि क्या क्या मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में आता है। तो प्राइमरी गोनाड, सेकेंडरी रिप्रोडक्टिव, मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट, है ना। प्राइमरी को टेस्टिस बोले, सेकेंडरी को हम लोग बात किए एसेसरी डक्ट, एसेसरी ग्लैंड, और एक्सटर्नल जेनाइटेलिया को हम लोग पेनिस बोले। हम लोग स्ट्रक्चर बनाए, मेल यूरिनोजेनाइटल डक्ट, जो किडनी मतलब एक्सक्रीटरी सिस्टम और रिप्रोडक्टिव सिस्टम दोनों मिलके यूरिनो
उसको हम लोग बोलते हैं यूरिनोजेनाइटल डक्ट सिस्टम। उसके बाद हम लोग क्या देखें कि टेस्टिस को कट करके दिखाएं, है ना, कि उसमें सेमनीफेरस ट्यूब्यूल कहाँ होता है, कहाँ रेटे टेस्टिस होता है, कहाँ वासा एफ्रेंसिया होता है। उसके बाद हम लोग सेमनीफेरस ट्यूब्यूल को भी कट करके दिखाएं, तो हम लोग देखें उसमें स्पर्मेटोगोनिया, जिसको मेल जर्म सेल बोले, सर्टोली सेल बोले, और फिर हम लोग लेडिक सेल के बारे में बात किए। कैसे स्पर्म का ट्रांसफर होता है वो हम लोग देखें। नेक्स्ट क्लास में स्पर्म बनता है कैसे है, गेमिटोजेनेसिस पढ़ेंगे, और गेमिट का ट्रांसफर फीमेल के बॉडी में कैसे होगा वो हम लोग देखेंगे, है ना। तो उससे पहले हम लोग फीमेल का भी ओवम कहाँ बनता है वो देख लेंगे, तब पता चलेगा, है ना। ठीक है, तो आज के लिए हम यहीं तक छोड़ दे रहे हैं। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।